हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स कवर किया है। एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। इंट्रोडक्शन सारा का सारा हो चुका है। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। तो हमने यही पढ़ा था एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में कि गन की जो मजल है और जब मजल एंड से जो बुलेट है वो रिलीज हो जाती है गन से, तो उसके बाद जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर जो ट्रेजेक्टरी है, जो ग्रेविटेशनल पुल उस बुलेट पे लगता है, ये सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में आती हैं, है ना। मैंने तीन चीजें बताई थी, इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स। सो टर्मिनल बैलिस्टिक्स को हम वुंड बैलिस्टिक्स भी कह सकते हैं। किसे? टर्मिनल बैलिस्टिक्स को हम कह सकते हैं वुंड बैलिस्टिक्स। ओके। एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स और इंटरनल बैलिस्टिक्स। तो इंटरनल बैलिस्टिक्स में आप डायरेक्टली गन से समझो कि गन का क्या मैकेनिज्म है, फायर आर्म का क्या मैकेनिज्म है, वो इंटरनल बैलिस्टिक्स में कवर होता है। एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट, ये सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड होती है। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ अ बुलेट। सो ट्रेजेक्टरी, बुलेट की ट्रेजेक्टरी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेजेक्टरी है क्या। ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेजेक्टरी। जब बुलेट की ट्रेजेक्टरी हम तब कहते हैं जब पर्टिकुलर पाथ, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपका मजल एंड है, ठीक है, ये आपके गन का क्या है, बैरल है। सो इसे हम कहते हैं बैरल, और ये जो एंड है ये कहलाता है मजल, और यहां से बुलेट क्या कर रही है, चल चुकी है, ठीक है। तो जब बुलेट चल चुकी है और टारगेट को हिट करने तक जो भी इन बिटवीन चीजें इंक्लूड होती हैं वो कहलाती हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। और ये जो आपको एक पैराबोला का फॉर्म देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। ओके, अ बुलेट्स ट्रेजेक्ट्री हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द पर्टिकुलर पाथ। ये जो आपको ब्लू कलर का पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। तो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट से उस पाथ को कहते हैं जब मजल, गन के मजल से बुलेट निकल जाती है और टारगेट को हिट करती है, तो जिस भी पाथ को वो फॉलो करेगी वो पर्टिकुलर पाथ कहलाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। नाउ वन माइट थिंक दैट अ बुलेट सिंपली फॉलोज द लाइन ऑफ sight from the gun to target, but it's not that cut and dry, and a bullet doesn't exactly travel in a straight line, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बुलेट है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्ट्रेट लाइन रखी हुई है, बट ऐसा नहीं होता। जो बुलेट है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है, और ये एक तरीके का पैराबोलिक कर्व बनाती है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है मजल एंड से जहां से बुलेट चलेगी और टारगेट तक, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें टारगेट कहाँ पे लेना है, टारगेट लेने के बाद फायर करते हैं। ओके, तो ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एसोसिएटेड है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स से, जो कि एसोसिएटेड है ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट से, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट अफेक्ट्स अ प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे क्या है, हमारी बुलेट प्रोजेक्टाइल है। क्या? बुलेट प्रोजेक्टाइल है। सो जब हम बैलिस्टिक्स की बात करते हैं तो बैलिस्टिक्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं। तो बुलेट प्रोजेक्टाइल हो सकती है, मिसाइल प्रोजेक्टाइल हो सकती है, बॉम्ब्स प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम फायर आर्म्स की बात करते हैं या जब हम गन्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुलेट ही प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है साइंस में ऑलरेडी कि ग्रेविटी होती क्या है, राइट। हम सभी को पता है कि जब हम कोई भी चीज ऊपर की साइड पे फेंकेंगे तो वो नीचे ही आके गिरती है, या फिर आप ऊपर की किसी भी फ्लोर से कोई भी चीज फेंकोगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी या फिर रुकेगी नहीं कहीं पे। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पुल, या जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट दी हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती। ये क्या है आपका, दिस मोशन इज हॉरिजॉन्टल मोशन। सो जो ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती,
बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किसके ऊपर एक्ट करती है, ये उस बुलेट के ऊपर एक्ट करती है एंड एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इट इज अनेबल टू अल्टर द हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, एंड इट इज अनेबल, सो जब हॉरिजॉन्टल मोशन पे इफेक्ट ही नहीं कर रही है तो हॉरिजॉन्टल मोशन चेंज नहीं कर सकती, बट ऑफ कोर्स बुलेट को नीचे के साइड जरूर खींचेगी, और जब वो बुलेट को नीचे की साइड खींचेगी तो जो वेलोसिटी है बुलेट की वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी। Thus, the projectile travels with a constant horizontal velocity and downward vertical acceleration. So, downward vertical acceleration आपको देखने को मिलेगा, बट ये constant horizontal velocity से travel करती है ना। बुलेट में स्पीड है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी है ही। जब ग्रेविटेशनल पुल उस बुलेट पे लगता है तो जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, और ग्रेविटी और वेलोसिटी का रिलेशन ऑफ कोर्स है। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती और उसको वो चेंज भी नहीं कर सकती, है ना। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है बुलेट का वो ग्रेविटी चेंज नहीं कर सकती, और एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बुलेट ट्रैवल करती है, ऑफ कोर्स ग्रेविटी उसे अफेक्ट करती है। अब वेलोसिटी की हमने बात करी, वेलोसिटी अफेक्ट्स द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यस, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को अफेक्ट करता है। प्रोजेक्टाइल क्या है, बुलेट, तो बुलेट के मोशन को वेलोसिटी असर करती है, अफेक्ट करती है। अब A projectile will travel farthest when it is launched in 45-degree angle. Initial speed does not affect the vertical motion. ठीक है, जो इनिशियल स्पीड होगी वो वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं करती। सबसे ज्यादा दूर बुलेट तब जाएगी जब 45 डिग्रीज एंगल पे फायर की गई हो। दिस डज अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करती है। द हायर द इनिशियल स्पीड द फर्दर द प्रोजेक्टाइल विल ट्रैवल। सो इनिशियल मोशन जितना ज्यादा होगा उतना ही दूर क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, जो इनिशियल स्पीड है वो वर्टिकल मोशन पे नहीं डिपेंडेंट है, बट जो वेलोसिटी है वो आपके मोशन पे, जो वेलोसिटी है वो इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करती है। ओके, अब आपको ये देखना है कि मास कितना डिपेंडेंट है प्रोजेक्टाइल पे, कि वजन, बुलेट का वजन कितना असर डालता है। सो मास डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट assuming there is only gravity acting on it। तो मास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, पर ग्रेविटी ऑफ कोर्स लग रही है। बोथ बुलेट्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो कितनी भी हैवी बुलेट हो, अगर आपने कोई हैवी बुलेट ली है, अगर आपने कोई लाइटर बुलेट ली है, तो दोनों ही बुलेट सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। तो यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही बुलेट्स पे इक्वल ग्रेविटी एक्ट करेगी और दोनों सेम टाइम पे ही जो ग्राउंड है उसको टच करेंगे। The horizontal force applied does not affect the downward motion of the bullet, only gravity and friction। friction को आप air resistance भी बोल सकते हैं। so gravity लगेगी और friction जो air का resistance है वो लगेगा, क्योंकि उस air को इसे जो बुलेट है उस एयर के अगेंस्ट इसको ट्रैवल करना है। जो बुलेट है उसमें सिर्फ ग्रेविटी लगेगी एंड फ्रिक्शन लगेगा, या आप एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो ग्रेविटी किसे बुलेट को नीचे की साइड पे पुल करेगी और फ्रिक्शन से, एयर रेजिस्टेंस से वेलोसिटी पे अफेक्ट होगा, विच विच इज द सेम फॉर बोथ बुलेट्स। एंड ये दोनों ही इक्वल होता है दोनों ही बुलेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट्स मेक टू बुलेट्स, एक मैंने बुलेट ली है एंड दिस इज द हैवियर वन। ठीक है, ये कौन सी बुलेट है, ये हैवी बुलेट है, लेट्स से ए, ये बुलेट नंबर ए है एंड दिस इज बुलेट नंबर बी। तो ये जो जो बुलेट नंबर बी है, जो बुलेट है वो लाइट है और ये क्या है, हैवी बुलेट है। तो ये जो दोनों ही बुलेट्स हैं, ये दोनों ही जो प्रोजेक्टाइल है उसमें एयर रेजिस्टेंस भी इक्वल लगेगा, ग्रेविटी भी इक्वल लगेगी, दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। इनका जो मास है वो अफेक्ट नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल के मोशन में। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव फैक्टर्स विच अफेक्ट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के पाथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है अब तक कि ग्रेविटी अफेक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के मोशन को। जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ होता है, इस ट्रेजेक्ट्री की पाथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जो स्पीड ऑफ रिलीज है, स्पीड ऑफ रिलीज आप किसे बोल सकते हो, इनिशियल स्पीड। जब गन फायर करी जाती है, जब फायर आर्म से फायर किया गया है, तो जो इनिशियल स्पीड होती है बुलेट की उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिलीज, कि किस स्पीड पे बुलेट ने
क्या करा है, फायर, बुलेट ने फायर नहीं करा, एक्चुअली गन ने फायर करा है, और जो बुलेट है वो किस स्पीड पे रिलीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिलीज। और ये स्पीड ऑफ रिलीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रेजेक्टाइल पाथ पे। देन वी हैव एंगल ऑफ रिलीज। जैसा कि मैंने बताया, जो एंगल है 45 डिग्रीज का एंगल, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब 45 डिग्रीज के एंगल पे फायर करा जाता है तो जो बुलेट है वो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। ओके, एंड देन हाइट ऑफ रिलीज, ऑफ कोर्स हाइट भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाइट पे फायर कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेविटेशनल पुल आपकी बुलेट पे या आपके जो प्रोजेक्टाइल है उस पर एक्ट करेगा। एंड देन वी हैव स्पिन। तो आपको ये पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फायर आर्म्स हैं वो क्या होते हैं, उनके जो बैरल होता है उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स बने हुए होते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं राइफलिंग। अब ये जो राइफलिंग है ये स्पिनिंग इफेक्ट देता है बुलेट को। तो ये स्पिनिंग इफेक्ट क्यों होती है, इस स्पिनिंग इफेक्ट से भी जो बुलेट है वो ज्यादा लंबी दूर तक ट्रैवल कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कि आपकी गन का बैरल है और यहाँ पे कट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और जिसे हम लैंड्स एंड ग्रूव के थ्रू कैलकुलेट ऑफ कोर्स करते हैं। और ये जो लैंड्स एंड ग्रूव्स है ये स्पिनिंग इफेक्ट देते हैं बुलेट को, ये बुलेट को स्पिनिंग इफेक्ट देते हैं, और ये जो बुलेट है वो स्पिन करते हुए रिलीज होती है अपने मजल एंड से, और वो उसी तरीके से ट्रैवल करती है। एंड इसी वजह से ये जो स्पिन है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पाथ पे, जो ट्रेजेक्ट्री है। जब फायर करा गया और टारगेट तक पहुंचने तक का जो बीच का पाथ है वो ट्रेजेक्ट्री होती है, एंड ये जो स्पिन है इस ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंडेंट होता है, उस पर असर करता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट इज ग्रेविटी, then we have air resistance, then we have speed of release, then we have angle of release, height of release and spin। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि क्या ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्टाइल पे असर करती हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, और एयर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो सबसे पहले याद होने चाहिए। इसके अलावा जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करती है, एंड व्हाट इज द एंगल विच इज बेस्ट सूटेड, जिसमें सबसे ज्यादा दूर तक बुलेट ट्रैवल करेगी। देन वी हैव मास विच अफेक्ट्स द प्रोजेक्टाइल। तो हमने ये भी देख लिया था मास का कोई खास असर होता नहीं है प्रोजेक्टाइल पे, बिकॉज इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगी और ग्रेविटी लगेगी जो किसी भी तरीके की बुलेट पे इक्वल ही लगती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोटी बुलेट है तो उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल आ गया या ज्यादा एयर रेजिस्टेंस हो गया, या कोई छोटी बुलेट है तो उसमें कम ग्रेविटी लग रही है, कम एयर रेजिस्टेंस हो रहा है। सो इट अफेक्ट्स बोथ द बुलेट एट द सेम टाइम इक्वली। एंड इसके अलावा 5 यहाँ पे पॉइंट्स, तो हम आई थिंक 6 पॉइंट्स है, हाँ 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, स्पीड ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन। सो हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में हमने ट्रेजेक्ट्री या फिर बुलेट पाथ पढ़ना शुरू करा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा वैक्यूम में ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है, एयर में ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है, ये हमने पढ़ लिया, उसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया। एंड आज की क्लास में पढ़ रहे हैं कि हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब इन पैरामीटर्स के कैलकुलेशंस को समझने से पहले आपको ये सारे पैरामीटर्स पता होना जरूरी है। सो देयर आर मेनी पैरामीटर्स which is related with trajectory. So सबसे पहला क्या है, vertical range and maximum vertical range of bullet. Again, vertical range and maximum vertical range of bullet. Next we have drop of the bullet. अब ये drop क्यों होती है bullet? Due to gravitational pull. इसके अलावा remaining velocity. अब एक initial velocity तो bullet के पास होती ही है, प्रोजेक्टाइल के पास होती ही है। जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल आता है ड्रॉप होता है बुलेट, एंड इसके अलावा जितनी वेलोसिटी रिमेन कर गई उसे हम कहते हैं रिमेनिंग वेलोसिटी। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल रेंज, देन वी हैव स्ट्राइकिंग एंगल इंपॉर्टेंट, एंड देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ एस्केप। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए वी हैव टू रेफर दिस डायग्राम। अब याद करो, मैंने आपको बताया था हमने O पॉइंट से बुलेट फायर करा है। अब हम कौन से पॉइंट पे बुलेट फायर कर रहे हैं, O से C के साइड पे बुलेट फायर कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है, O से C की साइड पे डायरेक्शन है। ओके, सो लेट्स अज्यूम बुलेट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O इन द डायरेक्शन ऑफ OC। ओके, अब ये कौन सा एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है।
ओके ये तो वैक्यूम के केस में स्ट्रेट लाइन बनेगी. दिस इज इन द केस ऑफ वैक्यूम एंड दिस इज इन द केस ऑफ एयर. ओके क्लियर. अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एंगल बनता है अल्फा, यहाँ पे हम एंगल बना रहे हैं बीटा. ओके और ये भी एक आपको एक एंगल समझना है. ओके हियर वी हैव डी एंड जेड जो कि क्या होगा, डिस्टेंस होगा बुलेट का आपके बेस से. ओके सो ओ एक्स, हियर वी हैव ओ एक्स. ओके ये वाला एंगल ओ एक्स. OX represent maximum horizontal range and horizontal axis. ठीक है, maximum horizontal range and horizontal axis. Then we have OY. ये क्या represent करता है, vertical axis angle. Okay, then we have COX. कहाँ है COX? Here we have CO and X. ये वाला एंगल क्या है? This is angle of projection curve. ये वाला angle of projection curve. Then we have ODX. अब ODX कहाँ है? This is O. Wait a minute. O D in X. ये जो एंगल है ODX represent the trajectory. यही तो trajectory है, right? This is trajectory in air. This is the path which is traced by the bullet. Clear? ODX. Then we have OAC. OAC, this one. This is the direction of projectile of the bullet. डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, अगर वैक्यूम रहेगी तो उधर ही ट्रैवल करेगी, पर नहीं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं तो वो अपना पैराबोलिक पाथ पे बनाएगी. ओके देन वी हैव CX. हियर वी हैव C and X. दिस वन इज C and this one is X. CX क्या रिप्रेजेंट करता है, बुलेट ड्रॉप, क्योंकि बुलेट ड्रॉप करेगी तो C से X पॉइंट पे ही बुलेट ड्रॉप करेगी. देन वी हैव DZ. DZ represent the mid-range height of the angle. ठीक है, अल्फा एंगल का जो मिड रेंज हाइट है उसे हम कहते हैं, वो DZ रिप्रेजेंट कर रहा है. देन वी हैव OXB. OX and B. So OXB, this angle beta represent the angle of impact. ठीक है, this is the angle of impact. क्लियर. ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस डायग्राम से आपने आई थिंक सारा कुछ समझ लिया है. दिस इज रियली वेरी इजी. देखने से ऐसा लगता है बहुत क्लमजी सा, बहुत डरावना सा, बट इट्स रियली वेरी इजी. एक बार ये वीडियो और आप देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट द पैरामीटर्स विच इज रिलेटेड विथ ट्रेजेक्टरी. और ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, इंक्लूड कर ली है. ठीक है, वर्टिकल रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल रेंज, बुलेट drop, remaining velocity, horizontal range, striking angle, and velocity of escape. Okay, so these are important factors, these are important parameters associated with trajectory of bullet. Okay, बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये रहने वाला है कि वैक्यूम में जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी बनेगी, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर है नहीं जो कि अफेक्ट कर रहा है बुलेट की मूवमेंट को, उसकी वेलोसिटी को, है ना, किसी भी तरीके का कोई भी फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं है. पर एयर ट्रेजेक्टरी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बुलेट की ट्रेजेक्टरी को, इस वजह से ये डिफरेंट होती है. सो वैक्यूम में कैसी होती है, वैक्यूम में होती है स्ट्रेट, है ना, और एयर में कैसी होती है, पैराबोलिक. ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, आपको बेसिक डिफरेंस पढ़ना है आज के लेक्चर में. So both the trajectories, vacuum trajectories and air trajectories are really very important in external ballistics. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं series of classes and topics under external ballistics, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है. अब ये जो vacuum trajectories है, it have assumed great importance in the space travel, but derivation and formulations applicable in vacuum trajectories cannot be applied to the real trajectories. Real trajectories means in air, okay, in air and for small arm ammunition. So जो air trajectory है वो entirely different है vacuum trajectory से, हम दोनों को mix नहीं कर सकते. Space travel में vacuum trajectory बहुत important role play करती है, but वो हम किस पे apply नहीं कर सकते, जो भी derivations हम vacuum trajectory से निकालते हैं या जो भी हम formulas बनाते हैं vacuum में, वो हम air में apply नहीं कर सकते. ये बहुत सारे ऐसे factors हैं जो influence करते हैं
बुलेट की पाथ को इसी वजह से। एट बेस्ट इट कुड बी अ रफ एस्टिमेट इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लो वेलोसिटी। ये बेस्ट कब होता है? उन सारे केसेस में जब हम डील करते हैं एक्सट्रीमली लो वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स पे। प्रोजेक्टाइल्स इज नथिंग बट बुलेट, ठीक है। यहाँ पे फायर आर्म के केस में बुलेट ही प्रोजेक्टाइल्स है। द फायरिंग ऑफ गन इन एयर इज फ्रीक्वेंट फिनोमेना, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, है ना, कि खुशी का मौका है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, तो लोग ओपन फायर करते हैं, एयर फायर करते हैं। कभी कभी पुलिस भी क्राउड को हटाने के लिए एयर फायर करती है। एक्सपर्ट्स रिसर्च के लिए भी ओपन फायर करते हैं, है ना, बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोरेंसिक साइंस में इट इज़ फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड ऑफ इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स। अभी इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं कंट्री मेड फायर आर्म्स भी। कंट्री मेड फायर आर्म्स भी हम इसे कहते हैं, और इनके एग्जामिनेशन में भी हम ट्रेजेक्ट्रीज का एग्जामिनेशन करते हैं एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको एयर ट्रेजेक्ट्री का भी पता होना ज़रूरी है, वैक्यूम का भी पता होना ज़रूरी है, एज दे यूज इन मेनी क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग होमिसाइड्स एंड मर्डर्स, एंड दिस में इन्वॉल्व फायरिंग इन द एयर टू, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे होमिसाइड एंड मर्डर के केसेस में ओपन फायर करी जाती है एंड यूजुअली इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स यूज करे जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इट्स नॉट लीगल टू गेट गन और फायर आर्म्स, ठीक है। Many people use firearms in air to pay respect to national flag, both non-standard and standard weapons. Non-standard का मतलब यही है कि improvised firearm या country made firearm जिनमें किसी भी तरीके की standard का maintenance नहीं होता है, तो वो non-standards हो गए। Standard weapons वो होते हैं जो कि properly create किए जाते हैं, craft किए जाते हैं, सारे standards को maintain करते हैं। These are used for committing crimes where air does play an important part. Hence, the study of external ballistic is an important field with respect to trajectories, both in air and as well as in vacuum. So this is importance. This is importance of trajectory analysis. Or let's say examination. कि क्यों है? हम सिर्फ एयर में भी तो एग्जामिन कर सकते हैं, वैक्यूम में क्यों करा है? क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स अबाउट इट।